Hello, my dear friends. I'm Tarun Mahajan, a chartered accountant, a chartered financial analyst, and a registered valuer. I have been teaching you the subject of corporate and other laws for CA Intermediate. So here I am with the review of paper which is asked in May 22 examination. एक शॉर्ट अगर मैं समरी इसके बारे में बोलूं तो पेपर वॉज नीदर टू डिफिकल्ट नॉर टू इजी। एक चीज जो हम ऑब्जर्व करते आए हैं पिछले कुछ अटेम्प्ट से और जो इस अटेम्प्ट में भी देखने को मिली, इट इज कि दे आर आस्किंग क्वेश्चंस ऑन फाइनर पॉइंट्स। कुछ क्वेश्चंस इतने फाइन पॉइंट्स पे आते हैं कि जब तक आपने सारी सेक्शंस को ठीक ढंग से पढ़ा हुआ नहीं हो तब तक आप अच्छे से पेपर आंसर नहीं कर सकते। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज सामने आती है कि कुछ भी इंपॉर्टेंट मार्क नहीं किया जा सकता है। दे आर आस्किंग क्वेश्चन फ्रॉम एवरी पार्ट ऑफ द सिलेबस। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए, हम लोग बात करेंगे द कंपनीज एक्ट 2013 एंड द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 पर पूछे गए क्वेश्चंस के बारे में। क्वेश्चन 1 पार्ट ए, एक्चुअली ये क्वेश्चन दो सेक्शंस पर बेस्ड है। एक सेक्शन नंबर 14 है विच टॉक्स अबाउट कन्वर्जन ऑफ अ प्राइवेट कंपनी इनटू अ पब्लिक कंपनी। I'm sorry, in this question it is conversion of public company into a private company. सेक्शन 14 में हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि इसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को चेंज करना पड़ता है, और अगर पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करना हो तो साथ में उसके लिए आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन की जरूरत भी लगती है। उसके बाद में इस क्वेश्चन में एक केस स्टडी भी साथ में दी हुई है। तो ऑब्वियसली इसमें पूछा है कि क्या जब हम इसको प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करेंगे तो नंबर ऑफ मेंबर्स रिड्यूस करना पड़ेंगे। तो लुक, डायरेक्टर एंड देयर रिलेटिव्स विल बी काउंटेड, एम्प्लॉइज वोंट बी काउंटेड, एक्स एम्प्लॉइज वोंट बी काउंटेड, जॉइंट होल्डर्स विल बी काउंटेड एज 1, तो इसको 14 के गिनने की जगह पे हम 7 काउंट करेंगे। अदर मेंबर्स पूरे 137 काउंट होंगे। तो 162 नंबर ऑफ मेंबर्स आप कंसीडर करते हैं विच इज वेल विद इन द लिमिट ऑफ 200। इसलिए नंबर ऑफ मेंबर्स रिड्यूस करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर इसी क्वेश्चन का बी पार्ट सेक्शन 135 पर बेस्ड है विच इज अबाउट कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्वेश्चन ने जानबूझ करके थोड़ा कंफ्यूज करने की कोशिश की है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे दिया और फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे दिया। तो ऑब्वियसली प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमारे काम का नहीं है, हमको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखना है। और सेक्शन 135 में जो 3 क्राइटेरिया दिए हैं उनमें से एक है कि अगर कंपनी का प्रॉफिट 5 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा है तो उस पर CSR अप्लीकेबल है। और यहाँ देखिए फाइनेंशियल ईयर 2021 में कंपनी का प्रॉफिट 5 करोड़ रुपए से ज्यादा ही है, इक्वल तो छोड़िए ज्यादा है, इसलिए CSR रिक्वायरमेंट में कंपनी कवर होगी। अब CSR रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पिछले 3 साल के नेट प्रॉफिट के एवरेज का 2%। पर ये कंपनी तो नहीं बनी है, सिर्फ 2 साल ही पूरे किए हैं। तो सेक्शन 135 ये भी बोलता है कि अगर 2 साल पूरे किए हैं तो 2 साल का एवरेज निकाल लो। 2 साल के प्रॉफिट का एवरेज आएगा 4.5 करोड़, उसका 2% यानी 9 लाख रुपए का CSR स्पेंडिंग इस कंपनी को करनी पड़ेगी। फिर इसी क्वेश्चन 1 के पार्ट बी का सब पार्ट 2 की अगर हम बात करें तो ये एक्चुअली सेक्शन 55 पर बेस्ड है कि कंपनी अगर प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करने की पोजीशन में नहीं है, फाइनेंशियल पोजीशन वीक है, या अगर कंपनी डिविडेंड देने की पोजीशन में नहीं है प्रेफरेंस शेयर को, तो 3/4 मेजॉरिटी ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स की, 3/4 इन वैल्यू, 3/4 नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर नहीं, 3/4 मेजॉरिटी इन वैल्यू की कंसेंट लेके और NCLT को अप्लाई करके और वहां से परमिशन लेके और आप अनरिडीम्ड प्रेफरेंस शेयर को रिन्यू कर सकते हैं, फिर से इशू कर सकते हैं। यहाँ कंपनी ने 70% लोगों की ही कंसेंट ली, विच इज रॉन्ग। 3/4 की कंसेंट लेनी चाहिए थी कंपनी को। क्या कंपनी डिविडेंड अनपेड है तो उसको भी नए प्रेफरेंस शेयर में कन्वर्ट कर सकती है? यस, क्लियर में सेक्शन में क्लियरली लिखा है कि कंपनी डिविडेंड नहीं पे कर पा रही हो या रिडीम नहीं कर पा रही हो, दोनों केसेस में
उसको नए प्रेफरेंस शेयर में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो क्वेश्चन 1 में डी पार्ट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के बारे में है। इसमें ट्रू फॉल्स टाइप से पूछा है, शॉर्ट रीजनिंग के साथ आपने आंसर लिखा होगा। अगर पेमेंट इन ड्यू कोर्स हुआ है तो इंस्ट्रूमेंट भी डिस्चार्ज, सारी पार्टीज भी डिस्चार्ज, एंड दैट्स राइट, यस दिस इज करेक्ट। प्रॉमिसरी नोट में रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज कर दिया तो दिस इज नॉट अ मटेरियल अल्टरेशन, ना ना ना, इट इज अ मटेरियल अल्टरेशन। नो के बाद यहाँ एक कॉमा आएगा, नो इट इज अ मटेरियल अल्टरेशन। ब्लैंक एंडोर्समेंट को फुल एंडोर्समेंट में कन्वर्ट कर देना, इट इज नॉट अ मटेरियल अल्टरेशन, यस इट इज नॉट अ मटेरियल अल्टरेशन। ब्लैंक को फुल में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक्चुअली ये सेक्शन 78 पर बेस्ड है। अगर कंपनी चार्ज क्रिएट करती है तो एज पर सेक्शन 77 30 डेज में उसका रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। 30 डेज में कंपनी रजिस्टर ना कराए तो उसके बाद चार्ज होल्डर खुद आरओसी के पास जाके रजिस्टर करवा सकता है। पर आरओसी रजिस्टर नहीं करेगा चार्ज, वो कंपनी को 14 डेज का शो कॉज नोटिस देगा, और कंपनी ऑब्जेक्शन ना ले तो चार्ज रजिस्टर कर देगा। कंपनी ऑब्जेक्शन ले ले तो कंपनी की सुनेगा, फिर शायद वो चार्ज रजिस्टर ना करे। तो इसमें यही पूछा है, क्या बैंक खुद जाके चार्ज रजिस्टर करा सकता है? यस, अगर कंपनी 30 डेज में नहीं करवाती है तो। और बल्कि ऐसा करने में बैंक के जो भी खर्च आएंगे वो कंपनी से रिकवर कर सकता है। हाँ, कब आरओसी मना कर देगा? कंपनी आरओसी कंपनी को नोटिस देगा और कंपनी बोले ना ना ये चार्ज तो हमने क्रिएट करा नहीं, या इसमें तो डिस्प्यूट है, तो फिर आरओसी इसको रजिस्टर नहीं करेगा जब तक वो फुल्ली सेटिस्फाई ना हो जाए। इसी ए का सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, ये सेक्शन 127 पर बेस्ड है। 127 वैसे तो पनिशमेंट का सेक्शन है, पर उसमें बोला है कि अगर किसी का कॉल इन अरियर है तो डिविडेंड से उसको एडजस्ट कर ले, इसलिए डिविडेंड नहीं पे करा, देन देयर इज नो पनिशमेंट। तो यहाँ यही पूछा है कि क्या कंपनी डिविडेंड को कॉल इन अरियर से एडजस्ट कर ले, एंड आंसर है यस, कंपनी ऐसा कर सकती है। क्वेश्चन 2 का बी पार्ट देख करके मैं थोड़ा सा सरप्राइज्ड हूँ। जैसे लिस्टेड कंपनीज को बेटा क्या होता है, अपने सिलेबस में नहीं है। लिस्टेड कंपनीज को साल में एक जो स्टैट्यूटरी ऑडिट कराना है वो तो करवाना ही है, बट उनको क्वार्टरली भी अपने रिजल्ट्स डिक्लेयर करने पड़ते हैं और उसका भी ऑडिट कराना पड़ता है, या उसका लिमिटेड रिव्यू करवाना पड़ता है ऑडिटर से। ऐसा लिस्टेड कंपनियों के लिए है। अब क्या है, एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ है, सेक्शन 129A, जो बोल रहा है कि अब अनलिस्टेड कंपनियों को भी क्वार्टरली रिजल्ट या हाफ ईयरली रिजल्ट डिक्लेयर करने पड़ेंगे अगर उनका साइज बड़ा है तो। पर कौन से अनलिस्टेड कंपनी, कितनी बड़ी अनलिस्टेड कंपनी को करने पड़ेंगे, दिस इज नॉट येट नोटिफाइड। क्वार्टरली करने पड़ेंगे कि हाफ ईयरली करने पड़ेंगे, नॉट येट नोटिफाइड। फुल ऑडिट होगा कि लिमिटेड रिव्यू होगा, नॉट येट नोटिफाइड। एटलीस्ट आपके एग्जामिनेशन पर्पस से तो ये नोटिफाइड नहीं था। आई एम सरप्राइज्ड कि ये पूछा गया। तो ऐसे केस में आप एक सिंपल आंसर लिख सकते हैं कि हाँ, कंपनी भले ही अनलिस्टेड है लेकिन उस पर क्वार्टरली या हाफ ईयरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की लायबिलिटी आ सकती है। पूछना नहीं चाहिए था मेरे हिसाब से क्वेश्चन, क्योंकि इसके रूल्स भी अभी तक कुछ नोटिफाई नहीं हुआ है। ठीक है, फिर लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 3, इसका पार्ट ए। ये एक सिंपल सेक्शन 61 पर बेस्ड इजी केस है, थोड़ा कंफ्यूज करने की कोशिश करिए। देखो, दो चीज होती है, रिडक्शन ऑफ कैपिटल जो सेक्शन 66 में कवर होता है जहां पेड अप कैपिटल कैंसिल होती है, और दूसरा डिमिनिशन ऑफ कैपिटल जो सेक्शन 61 में कवर होता है जहां अनसब्सक्राइब्ड या अनइशूड कैपिटल को हम कैंसिल करते हैं। वो शेयर जिसका कोई मालिक नहीं है अभी तक, जो ऑथराइज्ड में है मगर पेड अप का हिस्सा, कॉल्ड अप का हिस्सा, सब्सक्राइब का हिस्सा नहीं है, उसको तो आप सिंपली कैंसिल कर सकते हो। वो रिडक्शन ऑफ कैपिटल नहीं होता है, वो कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स है जो नॉट सब्सक्राइब्ड है या फिर नॉट इशूड है। तो इस क्वेश्चन में वही बोला है कि कंपनी की 100 लाख की ऑथराइज्ड है और 80 लाख की सब्सक्राइब्ड है,
20 लाख का कोई माई बाप है नहीं, कंपनी वांट्स टू कैंसिल दैट, तो भाई उसके लिए एनसीएलटी की परमिशन की जरूरत ही नहीं है, बस ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करो एंड इट शुड बी ऑथराइज्ड बाय आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, तो कंपनी आसानी से अपनी ऑथराइज कैपिटल कम कर सकती है। No need to take permission of NCLT, only ordinary resolution and permission of article of association is sufficient. फिर इसी क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट जो है वो एक्चुअली सेक्शन 32 पर बेस्ड है। बोलते हैं एक कंपनी शेयर इशू करना चाहती है पर इशू प्राइस फिक्स नहीं करना चाहती है, अरे उसी को तो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस बोलते हैं, जहां फिक्स इशू प्राइस होने की जगह प्राइस बैंड होता है, एक अपर लिमिट होती है, एक लोअर लिमिट होती है, लोग उसके बीच बिड करते हैं, फिर उसके बेसिस पे कंपनी कट ऑफ डिसाइड करके लोगों को अलॉटमेंट करती है। तो यहाँ आपको सेक्शन 32 और रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस के प्रोविजन लिखने हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप थोड़ा सा यहाँ पर बुक बिल्डिंग के बारे में भी लिख के आए होंगे, मेरे नोट्स में एग्जाम्पल है बुक बिल्डिंग के बारे में, वो भी अगर आप लिख के आए होंगे तो वो भी अच्छा माना जाएगा। सी नेगोशिएबल का एक इजी क्वेश्चन है कि मैंने आपको चेक दिया, मेरे खाते में सफिशिएंट बैलेंस था, पर आपने चेक थोड़ा सा लेट प्रेजेंट करा, इस बीच मेरा बैंक फेल हो गया, क्या मैं आपके लिए अभी भी लायबल हूं? नो, आई एम नॉट लायबल टू यू। आपने टाइमली चेक क्यों नहीं प्रेजेंट करा? आप लेकिन आप डायरेक्टली मेरे बैंकर को सू कर सकते हो। फिर क्वेश्चन नंबर 4 आता है, 4A1 टू बी स्पेसिफिक। यार इसमें इन्होंने रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन पे बेस्ड एक छोटा सा केस पूछ लिया 3 मार्क्स का। अब रिलेटेड पार्टी जो है हम कंपनी लॉ में कहीं पे ऐसा यूज नहीं करते हैं उस प्रोविजन को, डेफिनेशन ऑब्वियसली दी है बट कहीं यूज नहीं होती है, लेकिन ऑडिटिंग में ये आपको जरूर पढ़ाया गया जाता है कि रिलेटेड पार्टी क्या होती है, डायरेक्टर, मैनेजर, की मैनेजरियल पर्सन, उनके रिश्तेदार, कंपनी की सब्सिडरी कंपनी, एसोसिएट कंपनी, वो सब रिलेटेड पार्टी होते हैं। उनके साथ कोई ट्रांजैक्शन करे कंपनी तो उसको डिस्क्लोज करना पड़ता है। तो ये ऑडिट में आई थिंक आपको रिलेटेड पार्टी पढ़ाया जाता है, वहां आपने जरूर पढ़ा होगा। लॉ में सेक्शन का हिस्सा जरूर है लेकिन हमको कहीं काम में नहीं आता है आगे किसी भी सेक्शन में। खैर इस 4A1 का आंसर है कि क्या कंपनी की सब्सिडरी कंपनी उसकी रिलेटेड पार्टी मानी जाती है, एंड आंसर इज यस। कॉमन सेंस आंसर भी यस है कि कंपनी अपनी सब्सिडरी से कोई ट्रांजैक्शन करे तो वो थर्ड पार्टी ट्रांजैक्शन नहीं है, वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है। फिर 4A2 जो है वो बोल रहा है कि कंपनी रजिस्टर हो गई, तो अब इसका मतलब क्या निकला? अरे इसका मतलब सेक्शन 9 में दिया है ना, कंपनी रजिस्टर होती है तो वो बॉडी कॉर्पोरेट बन जाती है, उसका एक नाम होता है जो मेमोरेंडम में लिखा होता है, परपेचुअल सक्सेशन होता है, सेपरेट लीगल एंटिटी हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, प्रॉपर्टी होल्ड कर सकती है अपने नाम में, दूसरों को सू कर सकती है, दूसरे भी कंपनी को सू कर सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी के बारे में यहाँ पे बताना है। फिर क्वेश्चन 4B, ये एक्चुअली मीटिंग्स का सिंपल है कि कंपनी तो है कोलकाता की पर मीटिंग गोवा में कर रहे, वाह, बहुत दूर जाके मीटिंग करी। भाई वैसे तो एजीएम जो है वो कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पे या विद इन द सेम सिटी, टाउन और विलेज होना चाहिए, लेकिन फिर वही है कि 100% मेंबर्स की कंसेंट हो जाए तो पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी कर सकते हो, हमने पढ़ा है सेक्शन 96 सब सेक्शन 2 में। यहाँ भी बोला है कि 100% मेंबर की कंसेंट हो गई, ईमेल पे हुई। अरे भाई ईमेल पे हो फिजिकल हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों ही एक्सेप्टेबल है। हाँ लेकिन एक चीज गलत है, हमने मीटिंग का टाइम 9 to 6 पढ़ा था सबसेक्शन 2 में ही, यहाँ मीटिंग जो है 6 की जगह रात को 8 तक आपने रखी है, ये गलत करा है, ऐसा नहीं करना चाहिए बस आपको। फिर इस क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है ना, उसमें सेक्शन 102 एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट से रिलेटेड है कि जब आप कोई स्पेशल बिजनेस करने वाले हो तो उसका एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देना पड़ता है। कोई डायरेक्टर प्रमोटर का इंटरेस्ट हो अगर उस रेजोल्यूशन में तो खास तौर से डिस्क्लोज करना पड़ता है। डायरेक्टर प्रमोटर का इंटरेस्ट डिस्क्लोज किए बिना अगर आपने रेजोल्यूशन पास कर लिया, बाद में डायरेक्टर ने उस ट्रांजैक्शन से प्रॉफिट कमाया, तो फिर वो प्रॉफिट उसको कंपनी को रिटर्न करना पड़ता है, वापस करना पड़ता है। ये हमने पढ़ा था 102 सबसेक्शन 4 में, बट बड़े सटल तरीके से इन्होंने यहाँ पूछ लिया
ऐसा लगेगा कि 96 का ही क्वेश्चन चला रहा है सेकंड पार्ट में, पर ध्यान से पढ़ोगे तो यू विल रियलाइज कि जो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का वो 102 एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट के बारे में है। फिर क्वेश्चन नंबर 5, इसका ए पार्ट, इसमें बोल रहे हैं कि ऑडिटर का रेम्युनरेशन फाइनल नहीं करा और बोला कि जो म्यूचुअली अग्री हो जाएगा। देखिए, ऑडिटर के बारे में हमने पढ़ा है कि पहले ऑडिट कमेटी नाम प्रपोज करती है, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसको अप्रूव कर देता है, फिर उसके बाद जो है शेयर होल्डर्स मीटिंग में रेजोल्यूशन पास होकर ऑडिटर अपॉइंट होता है। तो ऑडिटर का अपॉइंटमेंट भी शेयर होल्डर ही करते हैं और उसका रेम्युनरेशन भी वही फिक्स करेंगे जनरल मीटिंग में, या तो फिर जनरल मीटिंग में ये फिक्स हो जाएगा कि रेम्युनरेशन विल बी डिसाइडेड बाय डायरेक्टर। तो बेटा ये सिंपली सेक्शन 142 है, रेम्युनरेशन ऑफ ऑडिटर। तो ऑडिटर्स रेम्युनरेशन शुड बी फिक्स्ड ईदर इन द जनरल मीटिंग थ्रू द ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, और जनरल मीटिंग शुड स्पेसिफाई कि भाई बाद में ये कैसे डिसाइड होगा। ऐसे करके आप इसका आंसर लिखेंगे। फिर इसके ऑप्शन में एक क्वेश्चन आया आपको जो बोल रहा है कि ऑडिटर ने, पार्टनर ने फ्रॉड करा, क्या होगा भाई? तो पनिशमेंट है 147 ऑडिटर का, जेल भी जाना पड़ेगा, जुर्माना भी देना पड़ेगा, जो फीस ली थी वो भी वापस करनी पड़ेगी। पर मेरे ख्याल से यहाँ पे सेक्शन 132 नफरा के बारे में भी आप लिख सकते हैं कि अगर नफरा ने ऑडिटर को पकड़ा तो वो उसको डी बार भी कर सकता है प्रैक्टिस करने से, मिनिमम 6 महीने, मैक्सिमम 10 साल तक के लिए। तो इसमें सेक्शन 147 पनिशमेंट भी आ सकता है और सेक्शन 132 जहां नफरा के पावर है वो भी मेंशन किया जा सकता है। दोनों ही लिखें तो ज्यादा अच्छा होगा, कोई अदरवाइज 147 ठीक है। फिर इसका B1 क्वेश्चन कि मिनट्स की कॉपी चाहिए आपको एज ए शेयर होल्डर। अरे भाई बड़े शौक से लीजिए, ये डायरेक्ट इजी क्वेश्चन है, सेक्शन 119 फाइन पॉइंट पे पूछा हुआ क्वेश्चन नहीं है, तो ठीक है। 119 में आपको राइट है, आप इंस्पेक्शन भी कर सकते हो और कॉपी भी ले सकते हो, और कंपनी देने से मना करे तो ट्रिब्यूनल को जाकर के कंप्लेंट भी कर सकते हो। अब ये इस क्वेश्चन का ना आंसर ही बहुत छोटा है, B2 का, बड़ा अच्छा है कि ये है भी 2 मार्क का, कि क्रेडिट रेटिंग कब करानी पड़ती है। तो आप बोलो कि अगर एक कंपनी डिपॉजिट लेने जाएगी पब्लिक से तब क्रेडिट रेटिंग करानी पड़ेगी। पब्लिक से डिपॉजिट कौन ले सकता है? ओनली एलिजिबल कंपनीज कैन टेक। एलिजिबल कंपनी कौन? जिसके नेटवर्थ 100 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा हो, या जिसका टर्नओवर 500 करोड़ रुपए या फिर उससे ज्यादा हो, वो एलिजिबल कंपनी। जब ये अपने मेंबर से डिपॉजिट ले दैट्स फाइन, बट पब्लिक से डिपॉजिट लेने जाए क्रेडिट रेटिंग करानी पड़ेगी, और क्रेडिट रेटिंग अच्छे होने पर ही कंपनी डिपॉजिट ले सकेगी पब्लिक एट लार्ज से। अब हो सकता है कि मैंने जो आपको इस रिव्यू में आंसर्स बताए, आपके एक या दो आंसर छोटे छोटे से 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर के कुछ आंसर शायद गलत हो गए। सो नथिंग टू वरी, क्योंकि मैंने आपको 100 मार्क्स से ज्यादा का पेपर, आई मीन ऑप्शनल जो क्वेश्चन थे उनके भी आंसर बताए ना। तो अगर इसमें से कुछ आपका गलत भी हो गया है तो नथिंग टू वरी, क्योंकि आपको वैसे भी 100 आउट ऑफ 100 या डिस्क्रिप्टिव में 70 आउट ऑफ 70 तो लाना नहीं है ना। थोड़े बहुत नंबर कटते हैं तो दैट्स फाइन, बट ब्रॉडली अगर आपका पेपर है तो कंग्रेचुलेशंस, आपको बधाई हो, आप अगले लेवल की पढ़ाई कर सकते हैं। ऑलराइट, थैंक यू, बाय बाय।